अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टिपलेट। 10th क्लास के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के विषय में कमेंट्स आए हैं कि सर आपने जो हमें समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आया है और इसीलिए मैं एक और मेथड आजमाने जा रहा हूं कि इस चैप्टर को मैं बोर्ड से समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक सभ्यताएं जो हैं वो हम इस बोर्ड के माध्यम से समझेंगे और अगर आपको इस वीडियो से जो भी बेनिफिट नज़र आता है आप वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक को समझाने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करूं। तो रिस्पॉन्स देने के लिए आपका पहले से ही धन्यवाद और हो सके तो मेरी मेहनत को देखते हुए लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और दूसरा, जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ ही आइए शुरू करते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री 10th क्लास के सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का है और चैप्टर का जो नाम है वो है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। इसमें संसार भर की सभी प्राचीन सभ्यताओं के विषय में चर्चा की जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये जो है पोर्शन है। किसी भी सिविलाइजेशन के विषय में, सभ्यता के विषय में जानने के लिए हमारे पास बहुत से पेचीदा चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। उसकी जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है, उस समय का परिवेश देखना पड़ता है, उस समय की घरों की, कपड़ों की बनावट देखनी पड़ती है, नगर कैसे बसे हैं, गाँव कैसे बसे हैं, ये सब बातें देखी जाती हैं। तो इसी तरह से हमने पहले चैप्टर में जो है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के विषय में पढ़ा था। तो उसमें दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने जो कार्य किया और जो चीज़ें मिली वो सारी उठा करके लेबोरेटरी में भेजी गई और वहाँ से पता चला। तो इसी तरह से ये सभ्यताएं भी खोजी गई हैं और इन सभ्यताओं के विषय में अगर आपको बताऊं तो मनुष्य का प्राचीन काल से ही सभ्यता के रूप में बसने के सबूत मिले हैं। मनुष्य का समूह में एक जगह पर स्थायी रूप से बस जाने को जो है वहाँ गांव बसता है और गांव से नगर बसते हैं और नगर से फिर सभ्यता का भी जन्म होता है, गांव से ग्रामीण सभ्यता का जन्म होता है। तो इस तरह से सभ्यताओं का जन्म होता है। सभ्यताएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैमाने से वो बनती हैं, बसती हैं और देखा जाए तो 7 से 8 सभ्यताओं का इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो प्रमुख सभ्यताएं इस चैप्टर में ली गई हैं। तो सबसे पहले हम सभ्यता लेते हैं और वो है मिस्र की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। मिस्र की सभ्यता को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिस्र की सभ्यता जो है कहाँ है? मिस्र की सभ्यता यूरोप के जो एरिया है, देखिए यहाँ नील नदी जो है ये जा रही है और यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इधर जो है ये यूरोप है। ये क्या है? यूरोप है। तो नील नदी जो है ये नील नदी के नॉर्थ में जो पोर्शन है मिस्र का, उसको नॉर्थ मिस्र के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मिस्र यानी कि उत्तरी मिस्र कहते हैं और दक्षिण वाला जो किनारा है इसको कहते हैं दक्षिणी मिस्र। तो इस तरह से उत्तरी मिस्र और
उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र दो हिस्सों में जो है इस सभ्यता का जन्म हुआ। और ये जो है ये नॉर्थ जो उत्तरी मिस्र है ये नील नदी के मुहाने पर बसी हुई है, और जबकि दक्षिणी मिस्र जो है ये सभ्यता नील नदी के घाटी में बसी हुई है। तो इस तरह से ये जो है दोनों ही क्षेत्रों में एक ही सभ्यता का जन्म होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, नदी के एक तरफ नॉर्थ उत्तरी वाली है और दूसरी तरफ जो है साउथ दक्षिण वाली सभ्यता है। तो एक राजा हुए यहाँ पर, इस समय में एक राजा हुए, और राजा का नाम जो है उससे पहले एक और पोर्शन है कि इस सभ्यता का जन्म लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले माना गया है कि 7000 ईसा पूर्व पहले भी ये सभ्यता रही है। और इसी सभ्यता में आगे चलकर 4000 ईसा पूर्व के समय में जो है एक राजा हुआ है, और उस राजा का नाम है मिनिस, मेना या मिनिस। इस नाम का एक राजा था। उसने क्या किया कि जो उत्तरी मिस्र है और दक्षिणी मिस्र है, इन दोनों को संयुक्त करके मिला करके एक संपूर्ण मिस्र साम्राज्य का जो है उसने स्थापना कर दी। तो इस तरह से जो है मिस्र एकीकृत हुआ, और ये मैना यानी कि मिनिस के द्वारा ये कार्य किया गया, और एक संपूर्ण मिस्र जो है संसार के सामने आता है। अब उत्तरी मिस्र और दक्षिणी मिस्र के हिसाब से हम अगर अध्ययन करें तो इन अध्ययन के साथ साथ और भी बहुत से जो हैं सबूत मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिनमें इस सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि मिस्र के इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं। मिस्र के इतिहास को जानने के साधन जो हैं वो है साहित्य। नंबर 1 क्या है? साहित्य। साहित्य में हेरोडोटस जो कि हिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में मिस्र की सभ्यता के विषय में लिखा है। दूसरा है डायोडोटस। डायोडोटस हैं, उन्होंने भी मिस्र की सभ्यता के विषय में लिखा है। और फिर तीसरा है मैनेथो। मैनेथो ने भी मिस्र की सभ्यता के विषय में काफी कुछ लिखा है। नंबर 2 पर है पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक साधनों से भी पता चलता है। ये पुरातात्विक साधन होते क्या हैं? पुरातात्विक साधन होते हैं जैसे कि किसी जगह पर खुदाई में प्राप्त हुए वस्तुएं, बर्तन, कपड़े या गहने आदि कंकाल जो है ऐसी चीजों को इकट्ठा करके वो ले जाते हैं और उनसे जो है पता लगाते हैं। और भी बहुत सी आकृतियां इसमें पाई जाती हैं। मूर्ति होती है, पिरामिड्स हैं, समाधियां हैं, मंदिर हैं, अभिलेख हैं। ये सभी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं या आकृतियां हैं, ये सभी पुरातात्विक साधन कहलाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है आधुनिक साधन। आधुनिक साधन यानी कि अब जो साधन देखे जा रहे हैं वो क्या है? एडोल्फ इमरान व J.S. ब्रेस्टेड की किताबें। तो दो ये दार्शनिक क्या हैं? दो ये राइटर हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इनकी पुस्तक में भी मिस्र की सभ्यता के विषय में लिखा हुआ है। एडोल्फ इमरान और J.S. ब्रेस्टेड की किताबें, इनसे भी मिस्र की सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो बड़ी ही व्यवस्थित सभ्यता रही है। इसका प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इसमें देखा जाए तो उससे पहले राजनीतिक व्यवस्था आती है, क्योंकि राजाओं से शुरुआत होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था में पिरामिड युग हुआ है। 3 युगों में बांटा गया है राजनीतिक व्यवस्था को। तो पिरामिड युग हुआ है। पिरामिड युग में 6 राजवंशों ने राज्य किया है। छोटे छोटे राज्य होते थे मिस्र में, और 6 राज्य जो है उस समय होते थे, उन्होंने शासन किया है। नरमेर, अट्टा, और तीसरा जोसर, इम्होटेप और खुफू, यूसरेफाक और खाफरे। ये जो है छोटे छोटे राज्य उस समय होते थे। और एक फ्राउ यानी कि किंग को कहा जाता है, राजा होता था। तो राजा जो है बड़े बड़े शिलाखंडों से, पत्थरों से जो है ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत यानी कि पिरामिड का निर्माण करवाता है। और वह पिरामिड उसकी जो है शोहरत, उसके ऐश्वर्य का प्रमाण होता है। मिस्र में पिरामिड बनाने का श्रेय सबसे पहले इमेहोटेप को जाता है। तो ये नाम क्या है? इमहोटेप।
इमहोटेप को पिरामिड बनाने की जो है श्रेय जाता है। और ये बहुत से पिरामिड और अन्य बहुत सी जो हैं जो समाधियां हैं और भी बहुत सी आकृतियां हैं, ये वहाँ के लोगों ने अपने राजा की अनश्वरता यानी कि उसके कभी न समाप्त होने की प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए ही बनाई गई हैं। और पिरामिड्स बनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह भी रहा होगा कि लोगों को रोजगार दिया जाए, कुछ न कुछ कार्य करने को दिया जाए। और इसके बाद फिर देख लेते हैं हम दूसरा नंबर है सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में क्या होता है, देखिए सामंतवादी युग जो है 2160 ईसा पूर्व से लेकर के 1580 ईसा पूर्व तक का समय माना गया है। सामंतवादी युग में मिस्र में 5 जो है राज्यों के शासकों ने शासन किया है और वो इस प्रकार हैं। इनते नंबर 1, नंबर 2 मेहो तू पेत, मेहू मेतु हो तेप, ये दूसरा है। तीसरा है अमन हो तेप और चौथा है सेनवो और 5वां है सरेत। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत से होते थे। तो इस तरह से प्रत्येक छोटे छोटे राज्य या बड़े राज्य थे, सबके अपने सामंत होते थे और सामंतों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती थी। और प्रतिस्पर्धा के ही दौरान जो है इन सभी क्षेत्रों का विकास भी भली प्रकार से हुआ, बड़े ही अच्छे प्रकार से हुआ। मकबरों का निर्माण करवाया गया और बहुत से जो है मंदिर और पिरामिड्स और बहुत से जो है कृषि एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा विकास किया गया, व्यापार को आगे बढ़ाया गया, विस्तार किया गया, नगर योजनाओं को फैलाया गया। तो बहुत सा जो है यहाँ पर विकास हुआ। नंबर 3 पर है साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग, साम्राज्यवादी युग जो है ये मिस्र में 1580 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईसा पूर्व तक, 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व रहा है ये समय। और इस युग का जो प्रारंभ है वो 18वें शासक अमेनहोतेप के दौरान हुआ है। अमेनहोतेप ने सामंतों की शक्तियों को समाप्त करके सारा का सारा जो कंट्रोल था, जो शासन था, वो अपने हाथों में लिया और उसने काउंसिल नियुक्त की अपने जो है कार्य को बटाने के लिए, कार्य में सहयोग करने के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया जो अपना अपना कार्य करते थे। काउंसिल यानी कि परिषद। और इस युग में बहुत से शासकों ने राज्य किया है, जिनमें से इस प्रकार हैं अमनहोतेप द्वितीय और अमोहोज प्रथम, थूटमोस्ट प्रथम, अमेनहोतेप तृतीय, हाथशेसुत। और ये अटपटे नाम हैं, आपको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नाम आपको आसानी से याद रह जाएंगे। इन सभी ने मिस्र की जो सभ्यता है इसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक आधार पर बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लगभग 3100 वर्षों तक 31 शासकों ने जो है यहाँ पर अपना राज्य चलाया है, शासन किया है। फिर इनके बाद जो है 332 ईसा पूर्व में सिकंदर जो महान था, सिकंदर महान ने इस पूरे क्षेत्र पर जो है अपना कंट्रोल कर लिया था। और फिर उसके बाद जैसे ही सिकंदर की मृत्यु होती है तो वहां टोलेमी नामक वंश अपना राज्य स्थापित कर देता है। तो ये थे 3 जो टाइम पीरियड में जो है बांटा गया है। इसके बाद आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको। और प्रशासनिक व्यवस्था में फराव होता है, फराव राजा को कहा जाता है। और मेन जो शक्ति का केंद्र होता है वो फराव होता है, वही सभी को कंट्रोल करके रखता है, वह सबको शक्तियां प्रदान करता है, सबको अपने अपने कार्य करने के लिए जो है संकेत करता है और सबसे उनका हिसाब किताब लेता है। फिर उसके बाद आता है वजीर। फराव के बाद होता है वजीर, जो कि फराव के कार्य में मदद करता है, फराव को सलाह देता है और भी बहुत से कार्य जो है फराव के संभाल लेता है, जिससे फराव के ऊपर जो है राजा के ऊपर ज्यादा बर्डन न हो।
फिर उसके बाद आता है सैन्य संगठन। एक सैन्य संगठन का निर्माण करता है वजीर, एक सेना का संगठन बना करके उसको इस तरह से सुसज्जित करता है कि कभी आक्रमण या युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो अपने राज्य की रक्षा की जा सके। और इसी तरह से जो है प्रशिक्षण दिया जाता है वजीर के अंडर में इन सैनिकों को। फिर आता है परिषद। परिषद का गठन करता है वजीर और इसमें 4 से 5 या 6 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई जाती है। और इस परिषद में जो है सभी के अपने अपने विभाग दिए जाते हैं। किसी को वित्त मंत्रालय दिया जाता है, तो किसी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है, तो किसी को प्लानिंग मंत्रालय दिया जाता है, तो किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है। तो इस तरह से सभी अपना अपना कार्य करते हैं, जिसके कारण वजीर का भी वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। फराव यानी कि राजा का बर्डन जो है किसने हैंडल किया? वजीर ने। वजीर का जो बर्डन है वो किसने हैंडल किया? वो परिषद ने। और परिषद अब क्या करती है? प्रांतीय सरकार का निर्माण करती है। परिषद क्या करती है? प्रांतीय सरकारों का निर्माण करती है। छोटे छोटे राज्य बना देती है, प्रांत बना देती है, जिनको प्रोविनेंस कहते हैं, और उनको अपने अपने कार्य करने के लिए निर्देश देती है। और इस तरह से परिषद सारे रिकॉर्ड, सारे आंकड़े और सारा राजस्व इकट्ठा करके वो वजीर को सौंप देते हैं। वजीर राजा को हिसाब दे देता है। इस तरह से ये सारा एक ताना बाना चल रहा है। फिर इसके बाद प्रांतीय सरकार क्या करती है? स्थानीय शासन को गठित कर देती है। जैसे कि हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शन देती है, और राज्य सरकारें क्या करती हैं? राज्य सरकारें परिषद को इंस्ट्रक्शन देती हैं, जो कि ब्लॉक और शहर स्तर पर पाई जाती है। और फिर ये जो परिषद है ये जो स्थानीय शासन को इंस्ट्रक्शन देती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन्हें हम पंचायत भी कहते हैं। और इस तरह से गांव-गांव का विकास करना संभव हो जाता है, गांव की समस्याओं का समाधान करना संभव हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है न्याय व्यवस्था होती है, और न्याय व्यवस्था का अधिकार जो है ये सीधे तौर पर फराव के पास रहता है। फराव यानी कि राजा ही जो है मुख्य इसमें बिंदु होता है, वही सुनवाई करता है। लगभग 3 सुनवाई में वो फैसला दे देता है। इस तरह से फराव यानी कि राजा जो है अपना डिसीजन सुना देता है, और फैसला जो केस है वो खत्म होता है। केस सारे रिटर्न में होते हैं, लिखित में सारे कार्य किए जाते हैं इस समय में। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो जो मिस्र की सभ्यता है ये कृषि में बड़ी ही उत्कृष्ट थी। इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है फसलें उगाई, एग्रीकल्चर में बहुत विकास किया है। ये वीट, बार्ले, दाल और कपास और इसी तरह से जो है ग्रेप्स, फ्रूट्स की भी जो है वो खेती करते थे। तो बहुत अच्छे सा उनका जो है व्यापार चलता था फल सब्जियों का, और वो वाणिज्य कृषि भी करते थे। इसके बाद फिर आते हैं हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। तो जो मिस्र के लोग हैं वो गाय, बकरी, सिप, ऊंट, घोड़ा इनको पालते थे, और जो है इनका प्रयोग वो अपने व्यापार में भी करते थे, और खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने में भी करते थे, और ऊन के लिए भी करते थे, चमड़े के लिए भी करते थे, बहुत सी चीजों के लिए इनका इस्तेमाल वो करते थे। अब इनके बाद भी कुछ अन्य उद्योग धंधे होते हैं, और उद्योग धंधे भी यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था को काफी ऊंचा ले जाने में मदद करते हैं। मिस्रवासी जो हैं पत्थर काटने में निपुण थे, गहने बनाने में और हाथी के दांतों की नक्काशी करने में, तथा बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने में, और तांबा और कांस्य जैसी धातुओं से हथियार बनाने में वो निपुण थे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वो वस्तुएं बनाते थे, हथियार बनाते थे, जो कि उनके जीवन में काम आते थे, और इनका व्यापार भी किया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना मिस्र का महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। वहां पर पेपिस नामक घास के पौधे से कागज बनाने की भी कला को उत्पन्न कर दिया गया था। तो वो कागज भी बनाया करते थे। देखिए कितने उन्होंने आविष्कार कर लिए थे। अब आते हैं हम अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है वाणिज्य और व्यापार। पॉइंट नंबर 4 है वाणिज्य और व्यापार।
तो मिस्र में जो है व्यापार और वाणिज्य का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ। वहां पर नील नदी के द्वारा आंतरिक व्यापार की गतिविधियां चलती थी। भारत के साथ रेशम और कपड़े का व्यापार किया जाता था, मसालों का व्यापार किया जाता था, तथा अरब के साथ भी उनके व्यापारिक संबंध थे, और अन्य जैसे कि यूएसए जो देश हैं उनके साथ भी जो है इनके व्यापारिक संबंध होते थे। अब देख लेते हैं संस्कृति एवं धर्म। तो क्या है संस्कृति एवं धर्म, इसमें भी जो है ये उत्कृष्ट बहुत ही अच्छी पोजीशन में थे। मिस्रवासी जो है बहुदेववादी होते थे, वो बहुत से देवताओं को मानते थे। उनके प्रमुख रूप से जो है 3 ही देवता वो मानते थे, और भी अन्य बहुत सारे देवता थे, लेकिन मुख्य जो देवता थे वो 3 थे। और मिस्र का सबसे बड़ा जो देवता था वो सूर्य देव थे, और उनको वो रे, रा और होरस अनेक नामों से पुकारा करते थे। सूर्य देव के बाद फिर नील नदी के देवता को वो मानते थे, जिसका नाम था ओरिसिस। ओरिसिस नाम के देवता को भी वो प्रमुख देवता मानते थे, जिससे उनको पानी उपलब्ध होता था, और पानी का महत्व आप जानते ही हैं। और मिस्रवासी जो है नूत यानी कि आकाश के देवता को भी मानते हैं। फिर उनके बाद सीन यानी कि चंद्रमा देवता हैं, उनको भी मानते हैं। तो बहुत से देवताओं को वो मानते थे। तो मिस्र के लोग क्या करते थे, वो जब उनके राजाओं या बड़े बड़े सामंतों का निधन हो जाता था, वो मर जाते थे, तो वो उनको यादगार के तौर पर उनके शरीर को जो है सदा के लिए अपने पास रखना चाहते थे। तो उन्होंने एक केमिकल स्नेहक का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आविष्कार किया, जिसकी वजह से शरीर को जो है मृत शरीर को हजारों वर्षों क्या हमेशा के लिए जो है उसको सुरक्षित रखा जाता है, और जिन्हें हम ममीज कहते हैं। तो वो ऐसा लेप लगाते हैं उस शरीर को, और वो शरीर जो है वो संरक्षित हो जाता है। ऐसी ममीज जो है आपको जयपुर के म्यूजियम में मिल जाएंगी, दिल्ली में भी मिल जाएंगी। आप कभी अगर उधर जाएं तो देख सकते हैं म्यूजियम में जाकर के ममीज कैसी होती हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर में प्रश्नों का अंबार है, प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने, और सुनने के बाद जब आप बैठें और नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए, तथा इस वीडियो के आधार पर अपने ये पूछे गए जो किताब में प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिए। अगर आपसे एक बार गलती होती है तो घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें, और फिर से एक बार वीडियो को सुने और फिर प्रश्न का उत्तर दें। फिर आप मिला करके देखिए क्या चमत्कार होता है। आपके दिमाग में ये सभ्यताओं वाला चैप्टर एकदम से जच जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने बड़ी ही मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर रिस्पांस दीजिए, कमेंट कीजिए, कैसे भी चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315830888, और आप जैसे ही कमेंट करेंगे, और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो बना करके लाऊंगा। भले ही छोटी वीडियो होंगी, लेकिन आपके लिए बेनिफिट देने वाली वीडियो होंगी। तो इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। देखिए, आ रही है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें मैंने अपनी कलम से लिखी हुई एक पोयम आपको समर्पित की है। और अगर यह पोयम आपको पसंद आती है तो मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। एक लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी है, ताकि मेरी वीडियो इतनी अच्छी छा जाए, इतनी अच्छे से छा जाए कि मैं और भी ऐसी पोयम्स बना करके आपको दूं। जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किसका गुलाम था? गोवा को गुलाम बनाया था सबसे पहले हमारे देश में कोई क्षेत्र अगर गुलाम बना था तो वो था गोवा, और सबसे बाद में अगर कोई आजाद हुआ था तो वो था गोवा। तो गोवा को किसने गुलाम बनाया? वो शुरू से लेके अंत तक एक ही जो है शासन रहा है उस पर, वो है पुर्तगाल का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक को क्या कहते हैं? तो सिख धर्म जो हुआ है उसकी धार्मिक पुस्तक, उसके विचार, उसकी शिक्षाएं जिस पुस्तक में लिखी है उस पुस्तक को कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म पूछ लिया गया है, जिसे हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं।
जिन्हें हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो है उनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ? तो भारतीय मानक समय आरंभ किया गया, पहले ऐसे ही समय चलता था, लेकिन एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह को निर्धारित किया गया कि वहां पर जो टाइम होगा पूरे देश में वही टाइम दिखाया जाएगा घड़ी के माध्यम से। तो भारतीय मानक समय जो है कब आरंभ हुआ? 1906 में। 1906 में। भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर कीजिए ताकि आपका चैनल और भी ज्यादा आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों तक यह चैनल पहुंचे और जल्द से जल्द इस चैनल की जो पब्लिसिटी है वो बहुत ही जबरदस्त हो। तो ऐसा आपको करना है और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का मात्रक पूछा है तो इसका आंसर है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किससे सांस लेती है? मछली जो है वो जल में किस से सांस लेती है? तो आंसर है गिल से। मछली अपने गिल से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात क्यों होते हैं? दिन रात क्यों होते हैं? क्या कारण है कि दिन रात होते हैं? तो आंसर है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है वो हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? हमारी त्वचा को, यानी कि हमारी स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग पूछ लिया गया है, वो कौन से हैं प्राथमिक रंग? लाल है, नीला है, हरा है। लाल नीला हरा, या हरा नीला लाल, या लाल हरा नीला, या नीला हरा लाल, या हरा नीला लाल, कैसे भी बोल दीजिए, ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला छाता किस देश ने बनाया था? तो सबसे पहला छाता बनाया गया था इस संसार में, वो किस देश ने बनाया था? तो वो बनाया था किसने? चाइना ने, चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लज्जा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लज्जा नामक पुस्तक लिखी थी किसी ने, तो उसका नाम क्या है? तो लज्जा नामक पुस्तक तस्लीमा नसरीन ने लिखी थी। किसने? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा नामक पुस्तक लिखी थी। और क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में है। और खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध यानी कि डैम पूछा है और वो किस रिवर पर है ये भी बताना है। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है और महानदी ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा पूछा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वाली सीरीज है। देखिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, 5 रंग का झंडा किस देश का है? पूछ रहा है 5 रंग का झंडा देश का है। आंसर है पुर्तगाल का। पुर्तगाल देश का झंडा जो है वो 5 रंग का है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान कब भारत आया? तो सिकंदर महान 326 बीसी में, 326 बीसी में भारत आया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत की गति को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किस गति से? किस यंत्र से? वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम क्या था? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का था। जड़त्व सबसे पहला जो नियम दिया था न्यूटन ने तो वो था जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल किस शहर में है?
पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम जो है उस शहर में है जो शहर मूसी नदी के किनारे पर है। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि मूसी नदी के किनारे पर कौन सा शहर मौजूद है, तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है वो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर यानी कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफार खान को, अब्दुल गफार खान को। और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ, अब्दुल गफार खान। और क्वेश्चन नंबर 29 है, मालगुडी डेज पुस्तक किसने लिखी थी? तो मालगुडी डेज नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी और वो लिखी थी R.K. नारायण ने। किसने लिखी थी? R.K. नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश, कंट्री ऑफ लेक्स, यानी कि इसको किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको? फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? जी कोयला अवसादी चट्टान है। कोयला कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जी ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो देश है वो यूएसए है। कौन सा है? यूएसए। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में उनको शामिल किया गया था 1976 में शामिल किया गया था और संशोधन हुआ था 42वां। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से हमारे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। बहुत से हमारे मूल कर्तव्य हैं। और